हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को आसान स्टडी हाउस पर स्वागत करता हूं। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि हाल ही के वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न आपको शो कर रहा होगा बोर्ड पर। देखिए लिखा हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? आपका ऑप्शन ए है जड़त्व, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी संवेग और फिर ऑप्शन डी वेग है। तो कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपको देखिए जड़त्व दिख रहा है। जड़त्व, सबसे पहले जान लेते हैं कि जड़त्व कहते हैं किसको है। सभी का डिफिनेशन यदि हमको पता होगा तो इसको जो है हम लोग आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो जड़त्व कहते हैं किसको ये जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए जड़त्व का डिफिनेशन क्या होता है। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की विरामावस्था या फिर गतिशील अवस्था में की प्रवृत्ति को बनाए रखना ही जड़त्व कहते हैं। देखिए इसको समझिए कि कोई भी जैसे वस्तु है, ये जब तक कि इस पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो इसकी जो अवस्था ज्यों का त्यों बनी रहेगी, जब तक कि बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसी प्रवृत्ति को यही जो अपनी अवस्था को बनाए रखती है, इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसी प्रवृत्ति को हम लोग जड़त्व कहते हैं। इसके हम लोग कुछ उदाहरण को लेकर चलते हैं। प्रकृति में जड़त्व का महत्व क्या क्या है, कौन कौन से जड़त्व के कारण परिणाम होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। जब देखिए आप जड़त्व को इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब आप ट्रेन पर बैठते हैं, जब अचानक ट्रेन चलने लगती है, ठीक है, जब अचानक ट्रेन चलने लगती है तो यात्रीगण जो है वो पीछे की ओर मूव कर जाते हैं, यानी कि पीछे की ओर झुक जाते हैं। और यही जब रेलगाड़ी या फिर मोटर गाड़ी अचानक रुक जाती है तो यात्रीगण जो है आगे की तरफ झुक जाती है। ये भी किसका परिणाम है? जड़त्व का परिणाम है। क्योंकि वो जो है गतिशील अवस्था में रहती है तो वो यात्री भी गतिशील अवस्था में रहती है और वो उसकी एक प्रवृत्ति होती है जो बनाए रखती है। लेकिन जब ब्रेक लग जाते हैं तो उसकी जो जड़त्व है वो जो है थोड़ा मूव हो जाती है, यानी जड़त्व उससे हट जाता है। इसलिए यात्री आगे की ओर या पीछे की ओर मूव कर जाती है, यानी थोड़ा झुक जाती है। ठीक है, चलिए जड़त्व का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात किया जाए तो नेक्स्ट ऑप्शन बी में है बल। और बल जो है बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। बल कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं होता है। देखिए इसको हम समझते हैं कि बल कैसे प्रकृति में कभी अकेले नहीं आता। मान के चलिए कोई यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, विरामावस्था या फिर गतिशील अवस्था में कोई भी वस्तु रखी गई है, तो ये क्या है? तो ये अभी बोलेंगे हम इसको कि ये जड़त्व अवस्था में, यानी कि जड़त्व इस पर काम कर रहा है। और बल का डिफिनेशन क्या होता है? बाह्य बल के कारण किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति को परिवर्तन करने या फिर परिवर्तन करने की चेष्टा को बल कहते हैं। मान के चलिए ये कोई वस्तु, अभी मैंने बताया ये वस्तु है, और जब इस वस्तु पर थोड़ा सा बाहर से जैसे बल लगाते हैं तो ये थोड़ा इधर से उधर हो जाती है वस्तु। यहाँ से मान के चलिए यहाँ पर आ गया वस्तु, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। यानी कि प्रारंभिक अवस्था को बदलने की चेष्टा करने वाले कार्यों को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। तो जैसे हम कोई भी चीज़ अभी लिख रहे हैं तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं हम? नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम बोर्ड पर जाना पड़ेगा, इस पर कुछ हमको थोड़ा सा भी बल लगाना पड़ेगा, यानी कि बोर्ड पर बल और मेरा हाथ का बल कार्य कर रहा है, तभी यहाँ पर लिख पा रहे हैं। ये भी संभव है। मान के चलिए कोई वस्तु को हम ढकल देते, ऐसे तो नहीं ढकल सकते हम कोई भी वस्तु को, जब तक कि ना उस वस्तु पर हम स्पर्श करें, थोड़ा बल लगाएं। तो बल का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है, तो बल कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं होता है। और बल कौन सी राशि है? तो बल के बारे में जान लें तो बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। और इसकी असाई मात्रक की बात करिए, यानी कि असाई मात्रक में बल का क्या होता है? तो असाई मात्रक इसका न्यूटन होता है। बल का असाई मात्रक न्यूटन होता है। और बात करें बल की परिभाषा, न्यूटन के पहले नियम से मिलते हैं। बल की जो परिभाषा है, बल की परिभाषा न्यूटन गति के प्रथम नियम में मिलते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन सी, संवेग। ऑप्शन सी में क्या है? संवेग है। संवेग कहते हैं किसको ये जान लेते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के
गुणनफल को क्या कहते हैं, तो संवेग कहते हैं। ठीक है, और संवेग का जो असाई मात्रक है, संवेग का असाई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है संवेग का असाई मात्रक, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और संवेग जो है, संवेग भी एक सदिश राशि है। क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाए कि संवेग कौन सी राशि है, तो वो भी कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको वेग। ऑप्शन डी में क्या है, वेग है। तो वेग के बारे में जान लें। तो वेग कहते किसको है, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। और वेग कौन सी राशि है, इसके बारे में पूछ लिया जाए तो वेग कौन सी राशि है, ये भी एक सदिश राशि है। वेग भी एक सदिश राशि है। और इसकी असाई मात्रक के बारे में पूछ लिया जाए तो इसका असाई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग का असाई मात्रक क्या होता है, तो वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, नहीं है। यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आपका ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी पनडुब्बी, ऑप्शन सी लेक्टोमीटर और ऑप्शन डी है ओडोमीटर। तो आपको बताना है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत का कौन पालन नहीं करता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता क्या, ये जान लेते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो उसके भार में एक आभासी कमी महसूस प्राप्त होती है। एक आभासी कमी महसूस होती है भार में। यही आभासी कमी जो है उस वस्तु के द्वारा द्रव के हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। कि जो पदार्थ या वस्तु द्रव से संबंधित होगा वो तो आर्किमिडीज का सिद्धांत का पालन करेगा, और बाकी जो द्रव से संबंधित रिलेटेड ही नहीं है तो वो आंसर कभी नहीं होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन जो ए है वो क्या है, वो है हाइड्रोमीटर। क्या है, हाइड्रोमीटर। चलिए इनको मिटा लेते हैं। देखिए हाइड्रोमीटर से क्या होता है, हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या चीज़ को मापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। तो ये हम कह सकते हैं हाइड्रोमीटर, यानी कि हाइड्रो मतलब जल, ये एक जल से संबंधित है जो कि आर्किमिडीज का सिद्धांत का पालन करेगी। ऑप्शन बी में है आपका पनडुब्बी। देखो ये इनसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये पनडुब्बी कहाँ चलता है, तो पानी में चलता है, तो वो आर्किमिडीज का सिद्धांत को फॉलो जरूर करेगी। ठीक है, ऑप्शन सी में ये भी हो जाएगा। और ऑप्शन सी में है आपका लेक्टोमीटर। इससे क्या मापा जाता है, तो दूध की शुद्धता को मापा जाता है। क्या, दूध की शुद्धता को मापा जाता है किससे, तो लेक्टोमीटर से। तो ये भी जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत का फॉलो करेगी। और नेक्स्ट है अब हमारा ऑप्शन डी ओडोमीटर। क्या, ओडोमीटर। तो आप बोलिए ओडोमीटर क्या द्रव से संबंधित है, ओडोमीटर क्या द्रव से संबंधित है, नहीं। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 2 का। क्योंकि ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ये मापा जाता है वाहन की गति को। वाहन की गति को किससे मापते हैं, तो ओडोमीटर से मापते हैं। और तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी ओडोमीटर हो जाएगा। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत को फॉलो नहीं करती है। अब देखिए एक और वाहन में गति मापने के लिए होती है स्पीडोमीटर। तो सर बोलिए आप स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं, स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है, तो इससे जो है वाहन की तत्कालिक गति को मापा जाता है। क्या, तत्क्षणिक गति को मापा जाता है। तत्क्षणिक गति यानी कि वर्तमान में कौन सी चाल से वेग से चल रही है वाहन, तो उससे उसकी जो गति मापा जाता है वो स्पीडोमीटर से मापा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य की गणना करें। आपका ऑप्शन ए है 1500 जूल, ऑप्शन बी 80 जूल, ऑप्शन सी 1500 वाट
ऑप्शन डी 20 जूल। तो देखिए इस क्वेश्चन में, प्रश्न में दिया क्या गया है वो लिख लेते हैं। यानी कि आप दिया गया है, यानी कि आप बराबर क्या होता है, फोर्स यानी कि बल दिया गया है। बल कितना दिया गया है, वो 50 न्यूटन दिया गया है। और देखिए विस्थापन जो है, विस्थापन भी दिया गया है। विस्थापन यानी कि एस बराबर दिया गया है कितना, वो दिया गया है 30 मीटर। कितनी मीटर, 30 मीटर। जब हम मॉल में जाते हैं तो एक ट्रॉली मिलती है और उसी से शॉपिंग किया जाता है, और वही बोल रहा है कि 50 न्यूटन का बल लगाते हैं तो विस्थापन जो है, ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो विस्थापन आपका दिया गया है और बोल रहा है कि दिए गए कार्य की गणना करें। तो कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर होता है एफएस। W बराबर क्या होता है, एफएस होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो आपका देखिए बल कितना लग रहा है, 50 न्यूटन का बल लग रहा है, और विस्थापन जो है, विस्थापन कितना का लग रहा है, 30 मीटर खिसक रही है। तो 50 गुना 30 कीजिए, 5 तिया 15 यानी कि 1500 जूल बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है। और ऑप्शन डी में फंसाने के लिए देख दिया था 1500 वाट, जो वाट बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि वाट जो है क्योंकि कार्य को जो है हम लोग जूल में मापते हैं। कार्य का आसाई मात्रक जूल होता है, इसलिए कार्य को जब भी वाट टाट देखेंगे तो उसको तो पहले ही छाट देना है। यानी कि जो भी आंसर होगा वो हमारी कार्य रहेगा तो जूल में उसकी आंसर होगी। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पित्त का स्रोत क्या है। बायोलॉजी से क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है। आपका ऑप्शन ए है पित्ताशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी पित्तवाहिनी, ऑप्शन डी अग्न्याशय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी को पता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। पित्त का स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत जो है यकृत है। ठीक है। पित्त का स्रोत क्या है, यकृत यानी कि लीवर है। और अब इनसे संबंधित जो एमसीक्यू है, इन चारों ऑप्शन में से जो भी बनते हैं एग्जाम में प्रश्न, उनको क्लियर कर लेते हैं। तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछ रहा है, तो वो कौन सी होती है, यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। ठीक है। देखिए अब बात किया जाए पित्त की, तो पित्त बनता कहाँ है, तो पित्त बनता है, पित्त का स्रोत कहाँ है, यकृत है। लेकिन ये जमा कहाँ होता है, पित्त जमा होता है कहाँ, पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ, पित्त जमा होता है पित्ताशय में, और बनता कहाँ, लीवर में, यकृत में बनता है। और देखिए और पूछे ऑप्शन डी में है आपका, ऑप्शन डी में क्या है, अग्न्याशय। अग्न्याशय, अग्न्याशय जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्न्याशय कौन सी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्न्याशय। और प्रथम बोल दिया जाए तो प्रथम कौन सी है, तो यकृत है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ब्लैक आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।